मैंने सियासत नहीं छोड़ी है, सियासत मेरे खून में है, मेरे रग रग में सियासत है। और हमारी सियासत में और अब की सियासत में बहुत फर्क है। जी हां दोस्तों, एक्स मिनिस्टर आर रोशन बेग का यह बड़ा स्टेटमेंट है। सारी जवानी हमने सियासत में गाई है, हमारी सारी जवानी हमने सियासत में गाई है। ये कहा कि खून सियासत जो है हमारे रग रग में, हम कब छोड़ेंगे भाई, सियासत क्यों छोड़ेंगे। ये सियासत में हम ट्रेंड हुए हैं, कॉलेज के जमाने से स्टूडेंट लीडर में। हम कहीं से इधर से उधर से व्यापार करते वे फिर अपना व्यापार बढ़ाने सियासत में नहीं आए। हमने एसी के कमरे में बैठकर या एसी के ट्रेनों में या फ्लाइट में दिल्ली का सफर नहीं किया है, बल्कि लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए यहां से दिल्ली जाकर वहां से ऑटो में बैठकर दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस जाते थे। प्लेन में जाने के पैसे नहीं होते थे, धक्के खाते हुए, एयर कंडीशन ट्रेनें नहीं होती थी, नॉन एयर कंपार्टमेंट में बगैर रिजर्वेशन के हम बेंगलुरु से दिल्ली जाना, वहाँ ठंड में 3 व्हीलर में ऑटो में फिरना, ये सब धक्के खा के हम इलेक्शन में आप देखते जाइए कि हम सियासत में एक्टिव हैं, रहेंगे। मगर आइंदा चलकर जो सियासी हालत क्या होंगे, कैसे होंगे, तफसीलात आपके सामने आएंगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। हेलो एवरीवन, द आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। चंद दिन से लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक्स मिनिस्टर आर रोशन बेग की जो है वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर रजत सिंह से मुलाकात की और यूनियन मिनिस्टर कुमारस्वामी से मुलाकात की है। हम आपको दिखाएंगे, हम बात करेंगे जनाब आर रोशन बेग से कि क्या वजह थी जो ये दिल्ली पहुंचे और वहां पर डिफेंस मिनिस्टर रजत सिंह से इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर कुमारस्वामी से मुलाकात कर उनके घर में उन्होंने नाश्ता भी किया है। क्या आर रोशन बेग फिर से एक मरतबा जेडीएस में ज्वाइन होने वाले हैं या क्या वजह है, किस वजह से जो है इन्होंने दिल्ली जाकर इन लोगों से मुलाकात की है? इन बातों का खुलासा करने के लिए हम आज आर रोशन बेग के ऑफिस में मौजूद हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और हम बात करेंगे और देखते हैं इनका क्या कहना है। ये दिल्ली हम गए थे, इम्पार की जो तंजीम है, इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, उस तंजीम के जरिए, उस तंजीम के सरबराह जनाब एमजे खान साहब हैं, तो राजनाथ सिंह साहब इस मुल्क के जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। काफ़ी 1.5 घंटा वक्त उनसे मुलाकात हुई। मुल्क में कई जगह जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, और हिंदुस्तान के कोने कोने में, अगर गरीब मुसलमान कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला जा रहा तो उसको पकड़ के मारना, उसको जय श्री राम का नारा बोल कर उसको तंग करना। रेलवे स्टेशन पे हमारी अगर बहन जा रही है बुरखे में, पर्दा नशीन अगर कोई हमारी बहन जा रही है तो उसको छेड़ना, हमारे भाई कोई दाढ़ी टोपी वाले जा रहे हैं तो उनको तंग करना, ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों में, बस अड्डों में, बस में, तो ये सब जो परेशानियां झेल रहे थे, तो इसके बारे में उत्तराखंड में जो मामला हो रहा था, शाल बेचने वाले बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को हरासा करना, वहाँ से भगाना, जो मुसलमानों की दुकानें, ताजिर हैं, सुबह का कमा कर सुबह से शाम तक बैठकर कमाने वाले, उनको जो है उनकी दुकानें खाली करना, मुसलमान के नाम से जो होटल चल रही है उसके पास जाके गड़बड़ करना कि मुसलमान का नाम बतलाओ, खामखा ये करना कि वहाँ बड़े का गोश्त बनाया जा रहा है। ये तो किसी ना किसी एक मौका निकाल कर, एक खुसूर निकाल कर जो मुसलमानों को जो परेशान किया जा रहा था, इसलिए वो एमजे खान साहब के दोस्त भी हैं रक्षा मंत्री, तो उनसे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जो हज़रात आए थे
तो उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी 1.5 घंटा उनसे तबादला ख्याल हुआ। तो फिर उसके उन्होंने कहा कि मैं ऊपर तक ये बात पहुंचाऊंगा, होम मिनिस्टर तक भी बात पहुंचाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर तक भी बात पहुंचाऊंगा। इस यकीन दहानी के साथ वहाँ से आए। फिर कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली आना कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि ये राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात के लिए आए थे, जिस तरीके से परेशान मुसलमानों को किया जा रहा है। तो कुमार स्वामी ने कहा कि अरे मैं भी मिलूंगा। तो दूसरे दिन बेचारे ने, उनका बड़पन है, नाश्ते पे हम सबको बुलाया था, उनसे भी बात की। फिर उन्होंने भी ये कहा कि देवेगौड़ा के वक्त और जब ये जो 36 ऐसी बातें नहीं होती थी, तो उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि रोशन भाई, मैं आप जो साथी जो आए हैं, आप तमाम को मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये इशू मैं लूँगा। बड़े जो होम मिनिस्टर हैं, जो भी पार्टी के बड़े लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा। मैं अपने वालिद देवेगौड़ा जी से भी करूँगा। ये बात कहकर मैं आया तो मैं कर्नाटक में कुछ रिपोर्टर्स मिल गए, मैंने नहीं बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। वो तो कनाडा के भी TV9 वाले, स्वर्णा न्यूज़ वाले, पब्लिक टीवी वाले, वो सब मिलकर सुना कि आप कुमार स्वामी के घर गए थे, आपको बुलाया, क्या बात हुई, ये वो। और वो आपके फोटोज भी वायरल हुए हैं, और राजनाथ सिंह साहब से भी आपने एक वफद की शक्ल में मुलाकात की थी। तो मैंने बात की, वो मैंने कहा कि ये किस तरह से मीटिंग। तो फिर कहा कि वो सियासत में आ रहे हैं आप। मैंने कहा सियासत छोड़ा कब। मैंने ये भी फिर भी कहा कि खून सियासत जो है हमारे रग रग में, हम कब छोड़ेंगे भाई, सियासत क्यों छोड़ेंगे। ये सियासत में हम ट्रेंड हुए हैं, कॉलेज के ज़माने से स्टूडेंट लीडर में। हम कहीं से इधर से उधर से व्यापार करते वे फिर अपना व्यापार बढ़ाने सियासत में नहीं आए। हमारी सारी जवानी हमने सियासत में गंवाई है। जब प्लेन में जाने के पैसे नहीं होते थे, धक्के खाते हुए, एयर कंडीशन ट्रेनें नहीं होती थी, नॉन एयर कंपार्टमेंट में बगैर रिजर्वेशन के हम बेंगलुरु से दिल्ली जाना, वहाँ ठंड में 3 व्हीलर में ऑटो में फिरना, ये सब धक्के खा के हम सियासत में आए हैं। सियासत मैंने छोड़ा कब था। हाँ, कुछ मसाइल की वजह से थोड़ा सा लो प्रोफाइल था, मगर सियासत मैंने कभी छोड़ी नहीं थी। सियासत में मैं हमेशा था, हूँ और रहूंगा इंशाअल्लाह। एक जिस तरह आपने बताया, ये जो आप मुलाकात किए दंगे फसादात की वजह से, आपको याद होगा एक दौर वो भी था जो अजीज शेख साहब का था, जाफर शरीफ साहब का था, आपका दौर था, जिसमें एक संजीदगी से सुलझाकर मसाइल को हल किया जा सकते थे। आप शिवाजी नगर के रुद्रेश के मर्डर का भी केस का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर ये अचानक से सियासत में तब्दीली, ना ही बल्कि सियासत बल्कि सियासी रहनुमाओं में, उलमा में, और फिर सहाफती दौर में भी कुछ तब्दीलियां शुरू हो गई इन दिनों में। तो इसमें कसूरवार किसको ठहराया जा सकता है, और फिर इस पर इसका कसूरवार किसको ठहराएंगे इसकी तब्दीली के? देखिए, अब वक्त ऐसा नहीं है, हम बड़े नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। अब यहाँ दूसरे लीडरों की नुक्ताचीनी करना, कितने भाई मुसलमान लीडर बचे हैं, 4-5 लीडर बचे हैं या 6-7 लीडर बचे हैं, किस किस को खिलाफ बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर चलें। आज वक्त ऐसा नाजुक मामला है, नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, तो हमको जो भी मुसलमान लीडर्स हैं वो अपने आप में झगड़ा छोड़े। मैं किसी के इस बारे में तनकीद नहीं करना चाहता, मेरे हाथ से जो कुछ हुआ मैं करूँगा, मगर मैं इनके खिलाफ उनके खिलाफ नहीं कहूँगा। हाँ, मुल्क में हालात बदल गए हैं, पहले जैसा डॉक्टर नहीं रहा, पहले जैसा इंजीनियर नहीं रहा, पहले जैसी नर्स नहीं रही। पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करती थी, एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करती थी। अब वो प्राइवेट कॉलेज आ गए, प्राइवेट स्कूल्स आ गए, प्राइवेट अस्पताल आ गए, अपोलो आ गई, ये आ गया, विक्रम हॉस्पिटल आ गई, बनीपाल हॉस्पिटल आ गया, फोर्टिस हॉस्पिटल आ गई। तो अब वहाँ से कलेक्शन है। तो सियासत ही नहीं बल्कि हर शोबे में गिरावट आई है। तो इस तरह सियासत में भी गिरावट आई है। क्योंकि आपको शिवाजी नगर का दिन भी याद होगा, जिस तरह आपने मामले को दबाया था, जिस तरह उस हंगामी शक्ल को रोकने की कोशिश जिस तरह से हुई थी। अगर आप नहीं होते तो कोई दूसरे लीडर को तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। तो उस रुद्रेश के केस की बात कर रहा हूँ मैं।
तो इन सब हालात की तब्दीली का वजह शायद समझना मुश्किल ही है। रुद्रेश के मर्डर की वजह से खैर जो हालात कंट्रोल किए, जितना कुछ हमने सियासत में सीखा था हमने पूरा खर्च कर दिया। अल्लाह का एहसान है कि हमने कंट्रोल किया उस वक्त। अब उसका ये भी देना पड़ा मुझे, क्योंकि मर्डर हुआ, मर्डर के बाद जो कंट्रोल हुआ उसके बाद वो जो RSS वाले नाराज हो गए। आपको याद होगा कि शोभा करंदलाजे उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ लोग अरेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद शोभा करंदलाजे जो आज मरकजी वजीर है, उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी चिकमंगलूर से, उडुपी से, चिकमंगलूर से, उसने टीवी में आके कह दिया, खुलेआम कहा कि रोशन बेग ने सुपारी दी, रुद्रेश का मर्डर रोशन बेग ने करवाया। तो सारे हिंदुस्तान में एक RSS में माहौल बन गया कि रोशन बेग जिम्मेदार है रुद्रेश का मर्डर। मुझे झेलना पड़ा, क्या क्या तकलीफों से, कोर्ट कचहरियों के मामले से झेल रहा। अब समझते हैं कि नहीं रोशन बेग चुप है, अरे कोर्ट कचहरी जाओ, ये जाओ। अगर रुद्रेश का मामला नहीं होता तो ये सब नहीं होता था। और कुछ हमारे दोस्त साहब भी कुछ लोग मिलकर हमारे ऊपर सियासी साजिश भी की, उस सियासी साजिश का भी शिकार बना। ठीक है, इज्जत देना मालिक का हाथ में, जब मौका आएगा तब आएगा। मगर सियासत से मैं कभी छोड़ के गया नहीं हूँ, आज भी सियासत में। आप बताइए कहाँ कौन सियासत में कभी जाके फसाद में मार खा क्या है? सिलगटे के फसाद में जाके मार नहीं खाया, कौन मार खाया? अब ये देखो, ये सब, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर सियासत में फूक फूक के गरम खिचड़ी फूक फूक के खाइए, तो बड़े हिसाब से चलना चाहिए। मैं फिर एक बार करता हूं कि मैं आज किसी की तनकीद नहीं करूंगा। जो पेपर आपने बताया उसमें कौन कौन शख्सियात है? ये उस वक्त रमेश कुमार है, उन्होंने अपने जान पर लड़कर मुझे बचाया था। इसमें फोटो में है, जख्मी रमेश कुमार को देख सकते हैं, बोरिंग हॉस्पिटल में पड़े हैं। उनके साथ HC महादेवप्पा भी हैं, जो अब जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मुझे बचाने में, उन्होंने भी मार खाया। अब मुझे भी देख सकते हैं, मैं पड़ा हूँ। इसके साथ एक और सुदर्शन बाद में MLC बने, उन्होंने भी जख्मी हुए थे। ये सब मैं बोलता हूँ कि एयर कंडीशन कमरे में बैठकर सुकून रहे, नहीं पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, ओम शांति शांति। ये नहीं भाई, फसाद अगर कहीं गड़बड़ हुई तो फील्ड में जाओ, अगर लीडर हो तो फील्ड में जाके बैठो। यहाँ कमरे में बैठ कर शांति, ये सियासत मैंने सीखी नहीं है भाई। मेरी सियासत अलग है। हम सब कॉलेज के, स्कूल के ज़माने से स्टूडेंट लीडर रहे हैं। कल 78 में मैं, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, हम सब हवाना गए थे, रशिया मॉस्को गए थे, तो हम सब पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं। हम कहीं तिजारत से सियासत में नहीं आए। तो अगला खाका क्या है सर? तो इलेक्शन का, ये इसका सियासी का क्या मंसूबा बंदी कुछ है? हाँ, आइंदा इलेक्शन में आप देखते जाइए कि हम सियासत में एक्टिव हैं, रहेंगे। मगर आइंदा चलकर जो सियासी हालत क्या होंगे, कैसे होंगे, तफसीलात आपके सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता।